स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का चैप्टर 4 है अ न्यू डिज़ाइन स्ट्रेटजी ऑफ एल्गोरिथम्स कॉल्ड डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी या डिक्रीज एंड कॉन्कर टेक्निक भी होती है। So the decrease and conquer technique basically exploits the relationship between a solution to a given instance of a problem and a solution to its smaller instance. So जो decrease and conquer strategy है उसमें क्या होता है कि आप जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते बल्कि उस प्रॉब्लम का एक छोटा इंस्टेंस लेके सही है, एक स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम लेके तो स्मॉलर इंस्टेंस का आप सॉल्यूशन निकालते हैं। सही है, उसके बाद फिर आप वर्कआउट करते हैं ओवरऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। So once you have such a relationship, it can be exploited or either top down or bottom up way. The top down leads naturally to a recursive implementation, while the bottom up variation is usually implemented iteratively, starting from solution to the smallest instance of the problem. So there are three variations of this divide and conquer technique. First one is decrease by a constant. Second one, decrease the problem instance size by a constant factor. Third one is decrease size by a variable factor. So the first variation, decrease by a constant, इसमें क्या होता है कि the size of an instance of a problem is reduced by the same constant on each iteration of the algorithm. And typically जो आप reduction करते हैं size में या instance of a problem में, it is equal to 1. So as an example, exponentiation problem हमने पहले किया था कि किसी भी नंबर का आप एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए, एग्जाम्पल a पावर n फाइंड करने के लिए जो हमने यूज़ किया था एल्गोरिथम, उसमें क्या था, a को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। सो हियर लेट्स से a इज not equals to 0, a is any non-zero number and n is a non-negative integer. So the relationship between a solution to an instance of size n and an instance of size n minus 1 is obtained by the following obvious formula. So ये फार्मूला आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको a पावर n कैलकुलेट करना है तो आप उसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, a पावर n माइनस 1 टाइम्स a। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइंड करना है 2 पावर, लेट से आपको फाइंड करना है 2 पावर 3, 2 पावर 3 को आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है a पावर n इज इक्विवेलेंट टू a पावर n माइनस 1 टाइम्स a, यानी कि 2 पावर 3 इज द सेम एज a पावर n माइनस 1 इज 3 माइनस 1 which is n minus 1 times a which is 2. तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, दोनों सेम है। तो होगा कैसे, तो यू हैव 2 पावर 3 इज 8 और इस केस में क्या होगा 2 पावर 3 माइनस 1 इज 2, so 2 पावर 2 is 2 multiply by 2, so 2 power 2 which is equals to 4 times 2 which is equals to 8। सही है। सो आपने जो डिक्रीज एंड कॉन्कर अप्रोच यूज़ किया उस केस में आपने क्या किया कि यू हैव रिड्यूस द प्रॉब्लम साइज बाय 1। तो ये इंस्टेंस साइज n है, आपको nth पावर फाइंड करनी है, दैट मीन्स कि योर इंस्टेंस साइज इज n। सो अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो बाय दिस फर्स्ट वेरिएशन दैट इज डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, जो इंस्टेंस साइज है उसको अगर आप कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज करना चाहते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज यूजुअली 1, तो यू डिक्रीज इट बाय 1। सही है, 2 पावर n माइनस 1 टाइम्स से। सही है। सो इसको आप, इससे क्या होगा, आपको एक सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, उसको आप फिर उसको मल्टीप्लाई करके
दिस इज द बॉटम अप अप्रोच, आइटरेटिवली उसको आप मल्टीप्लाई करके ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन आप गेट कर सकते हैं। So this problem that is decreased by a constant, you can either use top down approach or by you can also use bottom up approach. सही है। So top down approach में क्या होगा? Top down approach is usually implemented by using its recursive definition, that is recursive definition क्या लिखेंगे? F of n is equals to f of n minus 1 times a if n is greater than 0, otherwise it returns 1 if n is equals to 0. ठीक है, this is the top down approach which is implemented recursively, or you can use bottom up approach by multiplying 1 by n times. Actually it should be multiply a by n times होना चाहिए। So let's see कि दोनों approaches कैसे काम करती हैं। You have this first approach, decrease by a constant. Let's implement this approach, this algorithm. You have to find a specific power of a number. Okay. सारे हमारे पुराने algorithms लिखे हुए हैं, तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम प्लस क्लोजेस्ट पेयर and file expected. Okay. कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है अभी तक? 27. ओके, सो हम अप्रोच यूज करेंगे डिक्रीज एंड कॉन्कर। उसकी जो फर्स्ट वेरिएशन है दैट इज डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट दैट इज यूजुअली इक्वल टू 1। सो हमारा प्रॉब्लम है आपको a की nth पावर फाइंड करनी है, a पावर n। सही है। सो उसको आप टॉप डाउन अप्रोच यानी कि रिकर्सिव डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बॉटम अप अप्रोच यानी कि आइटरेटिव डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। So let's first start from recursive definition, that is top down approach, जिसमें आप रिकर्सिवली इस एल्गोरिथम का सॉल्यूशन निकालेंगे और जो हर नया इंस्टेंस आप क्रिएट करेंगे सब इंस्टेंस उसकी साइज आप -1 यानी कि डिक्रीज बाय 1 करेंगे। सही है। सो लेट्स सी लेट्स डिफाइन एन एल्गोरिथम फॉर दिस प्रॉब्लम। पब्लिक स्टैटिक इंटीजर पावर रिकर्सिव या टॉप डाउन जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो यू हैव so you have a number n and you have a base a. So integer a which is a base and integer n which is the nth power. ठीक है ना? So return if condition क्या लिखी हुई है, if your n the value of n, if n is 0 then you simply return 1, otherwise if the value of n is greater than 0 you have to recursively call this function. So first हम recursive method में सबसे पहले तो आप terminal condition लगा दें, which is if n is 0 just simply return 1. सही है, this condition, ये condition apply हो गई। otherwise आप क्या करेंगे, you have to return call this function again recursively, problem size which is n को आप reduce कर दें by a constant number 1
मल्टीप्लाई कर दें a से. So this is basically your recursive definition of a number. Okay, we have to pass the base a. Okay, so this completes our algorithm. ये जो function है इसकी recursive definition ये complete होती है. Recursively आप call करते रहेंगे जब तक कि इनकी n की value -1 होते होते 0 नहीं हो जाती. So let's see how it works. So you have power recursive. So same problem as in 2 power 3 की. So 2 power 3 answer should be 8. So let's see. Wow. 0. n minus 1. Oh, हमने पैरामीटर गलत दे दिए. ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर था. बेस फर्स्ट पैरामीटर है and nth power which is n is the second parameter. So now the answer is 8. इसी तरीके से अगर हम 2 power 4 करें your answer should be 16. सही है. So ये recursive definition कैसे चलती है ब्रेक पॉइंट लगा के आप चेक कर सकते हैं. So in your very first iteration आपको क्या मिलेगा. You'll see n की वैल्यू है 4. सही है. So 4 के केस में आप प्रॉब्लम की साइज को 4 को यानी कि तो आपका इंस्टेंस साइज 4 है उसको रिड्यूस बाय 1 करेंगे कांस्टेंट फैक्टर. सही है. और आप रिकर्सिवली इस एल्गोरिथम को कॉल करेंगे. आप मल्टीप्लाई तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि इसका आंसर हमें नहीं मिलता. ठीक है. तो रिकर्सिवली सेकंड कॉल में आ जाएं. अगेन आप इसी नंबर के अंदर आ गए. नाउ योर इंस्टेंस साइज इज रिड्यूस टू 3. अगर मैं यहाँ पे वॉच विंडो में n की साइज लिख दूं तो नाउ योर n इज 3. अगेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. दोबारा आप साइज को रिड्यूस करेंगे 3 minus 1 रिड्यूस बाय 1 करेंगे. दोबारा कॉल होगा फंक्शन. तो इंस्टेंस साइज बिकम्स 2. कॉल करेंगे इंस्टेंस साइज बिकम्स 1. अगेन कॉल करें 0 साइज हो गई अब. ठीक है ना. सो नाउ यू रिटर्न 1. अब ये 1 जैसे ही रिटर्न होगा a की वैल्यू के साथ यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो ये रिटर्न करेगा 2 और ये रिटर्न होने के बाद इस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया. मैं इसकी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको हर इटरेशन में पता चले कि कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है. तो लास्ट जो सबसे आखिरी इटरेशन थी रिकर्सिव की उसमें इसने 1 रिटर्न किया. ठीक है. अब 1 मल्टीप्लाई होगा a से. यहाँ पे आंसर आएगा 2. तो ये 2 रिटर्न करेगा. ठीक है. अब ये इसने रिटर्न कर दिया 2. ओके. सो कीप रिटर्निंग. अगर पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखूं तो आपको ओवरऑल आंसर मिलता रहेगा यहाँ पे. ठीक है. तो इस तरीके से आपकी आइटरेटिव कॉल कंप्लीट होगी एंड यू विल सी द आंसर. सही है. क्लियर है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो बॉटम अप अप्रोच है दैट इज मल्टीप्लाई 1 n टाइम्स. एक्चुअली इट शुड बी मल्टीप्लाई a by n टाइम्स. तो सॉरी ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 1 by a. यहाँ पे कॉमन दूं तो ज्यादा क्लियर होगा. तो बेस a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1. सो इस डेफिनेशन को अगर आप इंप्लीमेंट करें पब्लिक स्टैटिक इंटीजर पावर आइटरेटिव. तो आइटरेटिव पावर के अंदर अगेन आपको एक बेस देना पड़ेगा a and the instance size which is n. So what you need to do is you have to apply let's say while loop में अगर हम कर दें इसको. So while n is greater than 0 what you need to do is you have to multiply integer p equals 1. So you have to multiply this
बाय 1 बाय ए n टाइम्स, ठीक है। सो योर p इक्वल्स मल्टीप्लाई 1 बाय ए n टाइम्स। सही है। सो फर्स्ट आइटरेशन आएगी, n की वैल्यू 4 है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 बाय 2 विच इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। सेकेंड आइटरेशन में अगेन ये 1 बाय 2 2 ही होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 4 हो जाएगा। फिर थर्ड आइटरेशन में 2, ये 2 इवेल्यूएट होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से 8 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से आपको एट द एंड p के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ लेट्स सी कि जो आइटरेटिव डेफिनेशन है उसके थ्रू हम अगर करें तो व्हाट यू गेट हियर, प्रॉब्लम इज कि हमने n को माइनस माइनस नहीं किया, इक्वल लगा दिया मैंने। राइट, सो हियर वी गो, यू हैव 16, इंस्टेंस साइज चेंज करते हैं, लेट्स से 3 कर दूं, ठीक है। तो योर आंसर इज 8। तो ये किस तरह चल रहा है, अगेन आप ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर सकते हैं कि इसकी इटरेशंस किस तरह चल रही हैं। p स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, एंड n स्टार्ट्स फ्रॉम योर इंस्टेंस साइज व्हिच इज 3। मूविंग ऑन, तो p इज 1 मल्टीप्लाई 2 से होता है, तो p की वैल्यू आती है 2। नेक्स्ट आइटरेशन n अब 1 हो चुका है, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई दिस प्रोड्यूसेस 1 बाय a प्रोड्यूसेस 2, 2 मल्टीप्लाई होता है p की प्रीवियस वैल्यू 2 से, तो 4 मिलता है। अगेन आ जाएं, अब p की करंट वैल्यू है 4, और ये इवेल्यूएट होता है 1 बाय a से, इवेल्यूएट होता है 2 में से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम्स 8। तो ये, तो अब यहाँ पे n बिकम्स 0, so your loop finishes and you return the value of power, ठीक है। तो दो डिफरेंट वेरिएशंस हैं लेकिन एल्गोरिथम सेम है, सही है। पावर फाइंड करने का एल्गोरिथम है, किसी भी बेस पे आप nth पावर फाइंड कर सकते हैं। आइटरेटिव डेफिनेशन है और ये रिकर्सिव डेफिनेशन है, सही है। अब दोनों डेफिनेशन कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, द टेक्निक इज डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट व्हिच इज यूजुअली 1। सो अब हर आइटरेशन में, एल्गोरिथम की हर आइटरेशन में जो प्रॉब्लम साइज है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं बाय 1। यहाँ पे भी आप n माइनस माइनस यानी कि रिड्यूस बाय 1 कर रहे हैं, या अगर मोर क्लियरली मैं इसको लिखना चाहूँ तो इट बिकम्स n माइनस इक्वल्स टू 1। तो n को आप रिड्यूस कर रहे हैं बाय 1, इंस्टेंस साइज को आप 1 से रिड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आप प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहे हैं बाय दिस कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, द टेक्निक इज डिक्रीज एंड कॉन्कर। डिक्रीज एंड कॉन्कर के वेरिएशंस हैं, डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट, डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट फैक्टर एंड डिक्रीज बाय अ वेरिएबल साइज। सो हम फर्स्ट जो वेरिएशन है डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी की वो यूज कर रहे हैं, दैट इज डिक्रीज बाय नंबर 1 कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रॉब्लम देखा था a पावर n, उसकी हमने दोनों डेफिनेशन देखी है, एक रिकर्सिव डेफिनेशन व्हिच इज दिस वन, दूसरी आइटरेटिव डेफिनेशन व्हिच इज दिस वन, दोनों को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, सही है। द फर्स्ट अप्रोच इज कॉल्ड टॉप डाउन and the second approach is bottom up. Is that clear, समझ में आ रहा है। ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है। Yes, we have to decrease the problem, हमें प्रॉब्लम या इंस्टेंस साइज को डिक्रीज करना है हर आइटरेशन के ऊपर, तो यहाँ पे हम डिक्रीज बाय कांस्टेंट नंबर 1 कर रहे हैं। सिंपल है,
समझ में आनी चाहिए. I think nothing so difficult here. Okay, so the second variation, which is this one, that is decreased by a constant factor. So इस strategy का जो second variation है, that is decreased by a constant factor, इसमें क्या होता है? You need to reduce the problem instance by the same constant factor on each iteration of the algorithm. So algorithm की हर iteration में आप एक constant factor से reduce करते हैं, which is usually not equal to 1, which is usually equal to 2. So the decrease by half idea, yeah, decrease by a constant factor which is 2, is illustrated in the figure below. यहाँ पे इसका flow chart बना हुआ है. That is, you have a problem of size n. ठीक है, तो आप हर algorithm उसको आप divide करते हैं. सब problem है which is of size n by 2, half में divide करते हैं. ठीक है, तो आप solution to the sub problem calculate करते हैं. ठीक है, और फिर आप वर्कआउट करते हैं टू द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. सो दिस इज द समरी ऑफ डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट फैक्टर. पहले जो अप्रोच थी उसमें हम प्रॉब्लम साइज को डिक्रीज करते हैं बाय अ कांस्टेंट नंबर व्हिच इज यूजुअली 1, और यहाँ पे हम प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं बाय अ कांस्टेंट फैक्टर, यानी कि हर इटरेशन में प्रॉब्लम साइज को कांस्टेंट फैक्टर से रिड्यूस करते हैं व्हिच इज यूजुअली इक्वल टू 2. तो इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? इस स्ट्रेटजी के एल्गोरिथम की कोई एग्जांपल बता दें मुझे, जिसमें हम हर इटरेशन में प्रॉब्लम साइज को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस बाय 2. ये आपने पढ़ा हुआ है, रिकॉल करें थोड़ा. कौन सा प्रॉब्लम था जिसमें आप हर इटरेशन में प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं बाय 2? यस, बाइनरी सर्च. यस, करेक्ट. बाइनरी सर्च में क्या होता है, आप ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि आप हर इटरेशन में बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम साइज को आप रिड्यूस करते हैं बाय हाफ. ठीक है, तो आज जो आपको सब प्रॉब्लम मिलता है तो आप उसका सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो हर इटरेशन में आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाते हैं. तो डिवाइड बाय 2 या जो आपका बाइनरी सर्च है, आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट याद होना चाहिए एल्गोरिथम का. अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है, सेम प्रॉब्लम है एक्सपोनेंशिएशन, जिसमें आपको a पावर n कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे डिक्रीज एंड कानकर की वेरिएशन, दैट वाज डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट, एंड you can also implement it by using the strategy which is decrease by a constant factor, यानी कि प्रॉब्लम साइज को आप हर इटरेशन में हाफ कर रहे हैं, n को आप हर इटरेशन में डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं. In case your n is odd, you have to compute a n minus 1. ठीक है, अगर n odd है तो आप n minus 1 कंप्यूट करें. ठीक है, और जब आप कंप्यूट कर चुके हो तो फाइनली जो -1 किया था, एक इंस्टेंस आपने रिड्यूस किया था, उसको आप वापस उसको मल्टीप्लाई करते हैं ओवरऑल रिजल्ट के साथ. ठीक है, तो आपको करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा. सो टू समराइज, यू हैव दिस डेफिनेशन, a पावर n अगर आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट फैक्टर स्ट्रेटजी, सो यू कैन यूज दिस रिकर्सिव एल्गोरिथम, दैट इज if n is even, अगर n even है तो you can divide n by 2 and फिर उसका आप ओवरऑल स्क्वायर कर दें, यानी कि उसको जो रिजल्ट आ जाए उसको itself के साथ मल्टीप्लाई कर दें. सही है, बट अगर n ऑड है तो you have to apply this recursive formula. बट अगर आपका n 0 है, that is the base condition या terminating condition of recursive algorithm, तो just simply return 1. तो देखें, ये पहले जो हमने रिकर्सिव डेफिनेशन ये देखी थी n-1 टाइम से, यहाँ पे रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है, you have to find a power n-2 by power 2.
माइक ऑफ कर दो। 05 माइक ऑन नहीं करो वरना हो सकता है मैं तुम्हें फिर टीम से ही निकाल दूं अगर इस तरह की हरकतें करोगे। बी केयरफुल, बीच में आप माइक ऑन ना करें, डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो पूरा जो हमारा टेम्पो चल रहा होता है एल्गोरिथम में, जो कंसंट्रेशन चल रही होती है वो सारी लूज हो जाती है। सो एनीवे, ये डेफिनेशन समझ में आ रही है आपको? इसकी अगर मैं एग्जांपल करके दिखाऊं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल की थी 2 पावर 3 की, तो 2 पावर 3 अब क्योंकि n इज ऑड, n की वैल्यू 3 है विच इज ऑड, यू हैव टू अप्लाई दिस डेफिनेशन। सही है? सो 2 पावर 3 इसको आप ये कर सकते हैं कि you have to apply this definition, which is definition क्या कह रही है, n minus 1 divided by 2 whole power 2 times a। so you have 2, इसके पावर क्या होगा, पावर होगा इसका n minus 1 divided by 2, तो n minus 1 होगा 3 minus 1 which is 2, 2 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, मैं लिख देता हूँ, and you have whole power 2। so you have this number 3 minus 2, सही है? सो ये डेफिनेशन मिल गई आपको। फार्मूला को हमने सिंपली कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 2 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। ठीक है, तो 2 पावर 1 क्या होता है, 2 पावर 1 क्या होता है, 2 पावर 1 आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है ना? अब इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। ठीक है, तो अब फर्दर इसको अगर सॉल्व करें तो 2 पावर 2 बिकम्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो दिस बिकम्स 8। सही है? सो ये भी सेम रिजल्ट आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? ओके गुड। बट अगर लेट से कि केस आपका ये होता है कि एन की वैल्यू विच इज इवन, तो लेट से अगर आपकी एन की वैल्यू होती 4, तो उस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 पावर 4 को, 2 पावर 4 वुड बी, प्रॉब्लम साइज को डिवाइड करें, डिवाइड बाय हाफ, और इसको फिर आप आउटसाइड जाके इसको स्क्वायर कर दें, तो यू हैव प्रॉब्लम a पावर n माइनस 2, n की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 2 होगा। सही है? ये बन जाएगा a पावर n माइनस 2 होल पावर 2। ठीक है ना? तो व्हाट यू हैव नाउ इज कि 4 डिवाइड बाई 2 क्या बनता है, 2 पावर 2 बनता है। ठीक है ना? अब इसका होल स्क्वायर कर दें, अब इसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 पावर 2 इज 4 एंड 4 पावर 2 विच इज 8। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की है, 2 पावर 2 कितना होगा, 2 पावर 2 4 होगा। ठीक है ना? तो 4 पावर 2 क्या होगा, 4 का स्क्वायर अगर आप निकाल लें विच इज 16। इस मैंने गलती कर दी, यस। सो 16 आपको रिजल्ट मिलेगा। सो कैन यू इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
जैसे मैंने पहले इम्प्लीमेंट किया था उसी तरीके से कैन यू इम्प्लीमेंट दिस वन? क्लास का टाइम कम है तो इम्प्लीमेंटेशन आप बाद में इसको खुद से कर लेना। थोड़ा इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। इफ़ वी कंप्यूट a power n रिकर्सिवली विद दिस फार्मूला व्हिच इज द टेक्निक डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। सो हर आइट्रेशन में आप प्रॉब्लम साइज को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर आप रिकर्सिवली कॉल करते हैं, तब तक कॉल करते रहेंगे जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो जब आपको n की वैल्यू 0 मिलेगी तब आप 1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर रिकर्सिव कॉल्स वापस अनवाइंड होंगी तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा जैसे पहले हमने किया था। सो इफ यू चेक आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, अब क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं जो कि पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस ओनली डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंस साइज n। ठीक है, इसके अलावा किसी और प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। तो हम इसके लिए इस केस में एक ही कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द एवरेज केस। सो इफ यू रिकर्सिवली कंप्यूट a पावर n दिस फार्मूला, ठीक है, the algorithm efficiency should be in mech theta of log n because on each iteration the size is reduced by about a half। ठीक है, तो जब हर आइट्रेशन में प्रॉब्लम की साइज डिक्रीज बाय हाफ होती है तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, log ऑफ n। सही है। सो इसको अगर मैथमेटिकली मैं आपको दिखा दूं तो कैलकुलेटर में निकाल लें। तो लेट्स से अगर आपकी साइज इंस्टेंस साइज थी जो 2 पावर n है, सो लेट्स से n द वैल्यू ऑफ n इज 16। तो अगर हम log कैलकुलेट करें साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, वेयर इज log ऑफ 16, रियल नंबर कैलकुलेट करते हैं। log ऑफ क्लियर का फंक्शन कहाँ पे है इस पे, क्लियर। सो 100 का अगर आप log निकालें तो दिस इज 2। सो इन एवरेज केस इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी दैट शुड बी इन log ऑफ n number of steps। This is an average case। आई थिंक इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स हम बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं। या आखिर में क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर माइक भी ऑन कर देते हैं। एनीवे, सो इसमें क्या होता है, जितनी भी आइट्रेशन चलेंगी हर आइट्रेशन में अब प्रॉब्लम साइज, पहले के केस में हम क्या कर रहे थे, हर आइट्रेशन में प्रॉब्लम साइज को डिक्रीज बाय 1 कर रहे थे। अब हम प्रॉब्लम साइज को हर आइट्रेशन में डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका n की साइज फॉर एग्जांपल 16 थी तो फर्स्ट आइट्रेशन में आप 16/2 यानी कि 8 हो जाएगी साइज। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में 8/2 यानी कि 4 हो जाएगी। थर्ड आइट्रेशन में 4/2 2 हो जाएगी। फिर फोर्थ आइट्रेशन में 2/2 इज 1। ठीक है, फिर आप 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर 0 आएगा। तो आपकी रिकर्सिव डेफिनेशन अनवाइंड होना शुरू होगी। ठीक है, 1 रिटर्न करेंगे, फिर 1 की वैल्यू वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर log ऑफ n है क्योंकि आप इंस्टेंस साइज को हर आइट्रेशन में
रिड्यूस करते आ रहे हैं। राइट, सो थर्ड वेरिएशन, जो हमारे पास थर्ड वेरिएशन है प्रॉब्लम इस स्ट्रेटजी की, दैट इज डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। द थर्ड वेरिएशन इज you have to decrease the instance size by variable size। ठीक है, यहाँ फर्स्ट दो हैं उसमें हम फर्स्ट वेरिएशन में हम कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं, सेकंड वेरिएशन से हम कांस्टेंट फैक्टर से डिक्रीज कर रहे हैं विच इज यूजुअली 2, लेकिन थर्ड जो स्ट्रेटजी है उसमें आप वेरिएबल साइज से डिक्रीज करते हैं। सही है, सो द साइज रिडक्शन पैटर्न varies from one iteration of an algorithm to another। तो इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिथम की जितनी भी जो आइट्रेशंस होती हैं या रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, तो हर आइट्रेशन में आप जो साइज रिड्यूस करते हैं प्रॉब्लम की, जो कि n की साइज है, वो आप वेरिएबल रिड्यूस करते हैं। ठीक है, किसी आइट्रेशन में 2 से रिड्यूस कर रहे होंगे, किसी में 1 से रिड्यूस कर रहे होंगे, इस आइट्रेशन में 4 से रिड्यूस हो रहा होगा। सही है, तो इसकी एग्जांपल है जो कि हम पहले कर चुके हैं, दैट इज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सही है, सो इस एल्गोरिथम में हम इसकी बेसिक स्ट्रेटजी क्या होती है, यू हैव टू फाइंड जीसीडी ऑफ n, m mod n। सही है, सो हर आइट्रेशन में जो साइज डिक्रीज होगी, इनपुट साइज, वो डिफरेंट होगी। So although the value of second argument is always smaller on the right hand side than on the left side, it decreases neither by a constant nor by a constant factor। So ये तो ना तो किसी constant number से जैसे कि -1 से डिक्रीज होता है, ना ही किसी constant factor से, यानी कि प्रॉब्लम साइज डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय हाफ, इस तरह से डिक्रीज होता है। तो ये एल्गोरिथम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इसका एनालिसिस, रन टाइम एनालिसिस, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी भी हम चेक कर चुके हैं, बेस केस वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज। सही है, सो दिस इज द थर्ड वेरिएशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट आपने पढ़ा है एल्गोरिथम, एक और सॉर्टिंग स्ट्रेटजी है, ये आपने पहले पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर्स में। ओके, इम्प्लीमेंट किया था इसको, इम्प्लीमेंट किया है इस एल्गोरिथम को या नहीं, या कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इसकी पढ़ी है? अच्छा, दैट्स गुड। तो चलें फिर रिपीट हो जाएगा ये, कल हम इस एल्गोरिथम को देखेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। सही है, इम्प्लीमेंटेशन हम आप पहले अगर कर चुके हैं तो वो तो हम सिंपल एल्गोरिथम देख के फिर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। सही है, सो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है n², लेकिन बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो एनीवे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? ये जो न्यू स्ट्रेटजी है डिक्रीज एंड कॉन्कर, यानी कि हर आइट्रेशन में हम प्रॉब्लम साइज को, इंस्टेंस साइज को डिक्रीज करते हैं और फिर हम आइट्रेटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही है? और इसकी तीनों वेरिएशन समझ में आ रही हैं, कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल साइज डिक्रीज, ये सबको समझ में आ रही हैं? ये क्लियर है? चले मैं अटेंडेंस अब डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सो बिफोर लीविंग आप ये एल्गोरिथम तो आज हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, सो ट्राई दिस वन। सेम प्रॉब्लम है लेकिन हम दूसरी स्ट्रेटजी से सॉल्व कर रहे हैं, सो इस स्ट्रेटजी को आप इम्प्लीमेंट करके देखें एंड नंबर ऑफ स्टेप्स आप देख लें कि कितने आते हैं। अगर इनपुट साइज 10 है, n की साइज 10 है,
तो इस केस में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं और इस केस में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं? ठीक है, यार तुम्हारी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मैसेज टाइप कर दो।